एपिसोड 84 टू 87। अर्जुन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, उसका व्यवहार डरावना था। जॉर्ज चुप रहा और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसका यह व्यवहार जो पूरे 7 साल से गायब था, आखिरकार इस पल फिर से सामने आ गया। आज रात, गुंडों के गिरोह को उस अजगर के क्रोध का सामना करना था, जो अभी अभी बरसों बाद एक बार फिर से जागा था। गाड़ी चलाओ, जॉर्ज ने आदेश दिया। न्यू मॉडल रोल्स रॉयस गाड़ियां धीरे धीरे हॉस्पिटल परिसर से दूर चली गईं, वे अभी भी एक साथ कतार में खड़ी थीं। इस बीच, टिना और उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से चल रहे थे। संयोगवश अर्जुन की कार के पास से गुजरे। पैसे की दीवानी महिला होने के कारण टिना खुद को रोक नहीं पाए और उसने उन 5-6 लग्जरी गाड़ियों को देखा, जो उसके पास से गुजर रही थीं। रात के समय इन कारों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। यह अमीर आदमी कौन था? जब टिना ने कार में बैठे व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसका दिल तुरंत धड़क उठा। जो व्यक्ति अभी अभी उसके पास से गुजरी कार में बैठा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसका निकम्मा जीजा अर्जुन कपूर था। टिना वहीं खड़ी भौहें सिकोड़ते हुए स्तब्ध रह गई। वह हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकल रही उन गाड़ियों के काफिले की ओर मुड़ी और मन ही मन सोच रही थी, क्या ये सचमुच वही है? हालांकि यह कैसे संभव था? वह शायद बहुत ज्यादा सोच रही होगी। टिना को यह स्पष्ट पता चला कि उसका जीजा किस प्रकार का व्यक्ति था। वह एक न्यू मॉडल रोल्स रॉयस में कैसे बैठ सकता था, जबकि वो एक नंबर का निकम्मा है? टिना ने मन ही मन हंसी और उस विचार को एक तरफ रख दिया। फिर हॉस्पिटल की ओर से भाग गई। दूसरी ओर, उन गाड़ियों का काफिला जल्द ही एक प्लेस पर पहुंच गए, जिसे जॉर्ज ने व्यक्तिगत रूप से खरीदा था। अनौपचारिक रूप से कहा गया तो अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने इसे भुगतान किया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई शहर के सबसे बड़े इलाके में स्थित था। कुल 30 आभूषण के टुकड़े ही विकसित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश की कीमत 30 मिलियन थी। उन्हें इस जमीन के टुकड़े पर कुल 100 मिलियन रुपये का खर्च आया। ये पैसे की मात्रा का मामला नहीं था, बल्कि रिश्ते की कॉम्प्लेक्स सीरीज का मामला था। धोखाधड़ी के मामले में जॉर्ज मुंबई में सबसे अमीर आदमी थे। हालांकि शक्ति के मामले में लिंगन्यास ग्रुप कथित स्थानीय तानाशाह था। यहां तक कि कबीर रनावत को भी अपने मामलों को लेकर उनके पक्ष पर अड़े रहने की सलाह दी गई थी। जल्द ही उस एरिया में कार का काफिला पहुंच गया। वहां कुल 3 गेट थे, जिनमें से प्रत्येक पर लिंगन्यास ग्रुप के विशेष रूप से प्रशिक्षण सुरक्षा गार्ड तैनात थे। सुरक्षा निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं था। आखिरकार गाड़ियां एस्टेट के मध्य क्षेत्र में रुक गईं। वे फर्स्ट पैलेस पहुंच गए थे। नाम सचमुच प्रभावशाली था। अर्जुन कार से बाहर निकला और उनके सुरक्षा गार्डों ने उनका स्वागत किया, जिनमें से सभी ने काले रंग का सूट और काले चश्मे पहने हुए थे। वे 1000 एकड़ जमीन के दोनों ओर एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। हेडलाइट्स में मैदान के बीचों बीच घुटने टेके हुए 5 युवा गुंडे खड़े थे, जो अब डर से कांप रहे थे। अर्जुन के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया जब वह उनके करीब पहुंचा। उसने एक सुरक्षा गार्ड के हाथ से बेसबॉल बैट पकड़ा और उसे उन लोगों पर जोर से घुमाया। यह अगले 5 मिनट तक चलता रहा। एक के बाद एक चीखें और चीखें हवा में गूंजने लगीं। बेसबॉल बैट को जमीन पर फेंक दिया गया और अर्जुन जैद सफेद संगमरमर की बेंच पर बैठ गया। अपने पैरों को फैलाकर उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की ओर झुकाया और दोनों हाथ ढीले करके लटके रहे। तुम में से कौन वो चाकू वाला कौन था? उसने बर्फीले स्वर में पूछा और जमीन पर बेहाल पड़े उन 5 आदमियों को घूरने लगा। यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था, मैं भी नहीं था। भाई, हमें माफ कर दो। हम अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब हमें अपनी गलतियां पता चल गई हैं, कृपया हमें माफ कर दें। अर्जुन का चेहरा उदास और सख्त बना रहा, जबकि वे लोग गिड़गिड़ा रहे थे और विनती कर रहे थे। उसने गार्डों पर अपनी उंगलियां चटकाईं और उनमें से कुछ आगे बढ़े। उनमें से हर एक के हाथ में चांदी का बक्सा था। उन्होंने ढक्कन उठाया, जिससे अंदर लाल नोटों के ढेर दिखाई दिए। मेरे पास 5 मिलियन हैं। जो पहले बोलेगा, उसे सब मिल जाएगा। यद्यपि उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी प्रभाव आश्चर्यजनक था। युवा गुंडों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं बात करता हूँ। नहीं, मुझे बात करने दो। ये वही था, वुडी ने किया। कुछ ही सेकंड में उनमें से 4 ने एक ही व्यक्ति की ओर अपनी उंगलियां उठाईं। जिस आदमी को निशाना बनाया गया था,
वह बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था। वह लगातार चिल्ला रहा था कि वह नहीं है, और वह भागने के लिए फर्श से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था। एक किक ने उसे हवा में उड़ा दिए, जिससे वह एक बार फिर जमीन पर गिर गया। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अर्जुन ने जैद सफेद संगमरमर की बेंच पर बैठे हुए व्यंग्य किया। मैं मुंबई में उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, काले सूट पहने दो सुरक्षा गार्ड आगे बढ़े और भयभीत तथा कांप रहे उस आदमी को खींच कर ले गए। उस आदमी ने दया की भीख मांगी, भाई कृपया मुझे माफ कर दो। बिग बॉस, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है। मुझे माफ कर दो। हवा में गड़गड़ाहट की धीमी आवाज गूंजी जिसने आसपास की सारी आवाजें दबा दी। मुंबई के एक कोने में भारी बारिश के बीच एक काली वैन तेजी से जा रही थी। तभी कार का एक दरवाजा खुला और खून से लथपथ एक शव वाहन से बाहर फेंका गया। कीचड़ में फेंके जाने से उसके दोनों पैर टूट गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। उस क्षण से मुंबई एक अन्य अपंग भिखारी का घर बन गया। अर्जुन भारी बारिश के बीच मजबूती से खड़ा था, उसके बगल में उसके दो अंगरक्षक छाते पकड़े खड़े थे, उसका व्यवहार सख्त और धमकी भरा था। इस बीच चार आदमी घास पर रह गए। एक या दो घुटनों के बल बैठे थे, जबकि बाकी जमीन पर गिरे हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति की वे पिटाई करने वाले थे, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। वे अत्यंत भयभीत थे। टाइगर कौन है? अर्जुन ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज शैतान की तरह ठंडी थी, और कोई भी उसकी आवाज की कठोरता से डरे बिना नहीं रह सकता था। टाइगर रनावत ऑफ लॉर्ड नॉर्थ स्ट्रीट, उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, जबकि वह डर से कांप रहा था। अर्जुन की आंखों में एक ठंडी झलक चमक उठी। दूसरी ओर जॉर्ज, जो छतरी के नीचे अर्जुन के पीछे खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली और कबीर को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। इस बीच में कबीर के विला में आधी रात का समय था जब उन्हें चिंतित टाइगर का फोन आया और उसने बताया कि कुछ बुरा हुआ है। जब उसने दरवाजा खोला तो टाइगर भारी बारिश के बीच दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा हुआ था। टाइगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर जल्दी से उसे उठाने के लिए बाहर भागा। हालांकि टाइगर बारिश में घुटनों के बल बैठा रहा, हिलने का कोई मूव नहीं किया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह सिर से पैर तक भीगा हुआ था। कबीर, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी, टाइगर ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए चिल्लाया। जब उसके गुर्गे पकड़े गए तो उसने इधर उधर पूछताछ शुरू की, जब तक उसे भयानक समाचार नहीं मिला। उसने अपने गुर्गों को जिस लक्ष्य पर जाने को कहा था, वह मिस्टर कपूर थे। उस क्षण टाइगर को ऐसा लगा जैसे वह किसी अथाह गड्ढे में गिर गया हो। उसे और भी अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि उसके एक आदमी ने जल्दबाजी में उस महिला को चाकू मार दिया था जो कथित तौर पर मिस्टर कपूर की पत्नी थी। अब वह लगभग मर चुका था। टाइगर अच्छी तरह से समझता था कि कबीर मिस्टर कपूर से कितना डरता था। यद्यपि वह मिस्टर कपूर की वास्तविक बैकग्राउंड के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित था कि वह मर चुका था। कबीर घबरा गया और जल्दी से पूछा, आखिर हुआ क्या? अंदर आओ और हम इस बारे में बात करेंगे। कबीर ने कभी इतना परेशान महसूस नहीं किया था। उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। अन्यथा टाइगर के स्वभाव को देखते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वह आधी रात को अपने दरवाजे के सामने घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार कर ले। टाइगर तूफानी बारिश के बीच भी शांत खड़ा रहा और उसने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्रोध से उबलते हुए कबीर ने टाइगर की छाती पर लात मारी और उसे पानी के गड्ढों में गिरा दिया। तुम बेवकूफ हो। तुम ऐसा क्यों किए? क्यों? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? तुम बेवकूफ हो। कबीर बारिश के बीच टाइगर पर चिल्लाया, उसका सीना क्रोध से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या सुना था। टाइगर ने अपने आदमियों से मिस्टर कपूर को सबक सिखाने को कहा था, और इस दौरान गलती से मिस्टर कपूर की वाइफ को चाकू मार दिया। धत्तेरी की, उसने सचमुच अपने लिए कब्र खोद ली थी। कबीर, मुझे खेद है, मैं सारे परिणाम खुद भुगतूंगा। कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो। कबीर, प्लीज मिस्टर कपूर से कहो कि वे मेरे परिवार को छोड़ दें। टाइगर बारिश में घुटनों के बल बैठा रहा और अपना सिर जोर से जमीन पर पटक रहा था, हर बार कबीर की छाती पर तेज वार था। आसमान में तेज बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रहे थे। तूफान के जारी रहने से शायद भगवान भी क्रोधित हो गए थे।
कबीर अभी अपना फोन उठाने ही वाला था कि फोन बजने लगा। कॉलर आईडी से पता चला कि ये मिस्टर थॉमस थे। कबीर का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत कॉल स्वीकार कर ली। मिस्टर थॉमस, क्या आपको कुछ चाहिए? उसके लहजे में सम्मान था, साथ ही डर भी था। क्या टाइगर अब आपके साथ है? यह एक सरल हाँ या नहीं वाला प्रश्न था, फिर भी कबीर के हाँ कहने से पहले एक लंबे क्षण तक हिचकिचाहट दिखाई। उसे तुरंत मेरे पैलेस पर ले आओ। मिस्टर कपूर उसे देखना चाहेंगे। कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से कॉल कट होने की आवाज कबीर के कानों में गए। कबीर बहुत देर तक स्तब्ध रहा, अंततः वह होश में आया। चलो चलें, हमें अब मिस्टर कपूर से मिलना है, कबीर ने ठंडे स्वर में टाइगर से कहा। और उसे लेकर तुरंत बाहर आया और कार स्टार्ट करके अर्जुन के प्लेस की ओर दौड़ा दिया। लगभग 10 मिनट बाद कबीर टाइगर के साथ फर्स्ट पैलेस पहुंचा, जो पूरी तरह भीगा हुआ था। तब तक बारिश कम हो गई थी। जैसे ही टाइगर ने मिस्टर कपूर को देखा, जो जेड वाइट मार्बल बेंच पर बैठे थे, वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया और अपने दोनों हाथ जोड़ लिया। मिस्टर कपूर, कृपया मेरे परिवार को छोड़ दें। मैं सभी परिणाम भुगतने को तैयार हूं। अर्जुन ने टाइगर को शून्य दृष्टि से देखा, जो उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। कुछ समय पहले ही उसने कुछ ऐसा ही देखा था। उसके सामने जो व्यक्ति था वह सिर्फ एक आदमी था। मनुष्य से कभी कभी गलतियां होना स्वाभाविक है। अर्जुन अपने बगल से मुड़कर टाइगर के पास खड़े कबीर की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, कबीर, तुम क्या करोगे? कबीर ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, हम इस मामले को आपकी शर्तों पर ही सुलझाएंगे, मिस्टर कपूर। अर्जुन ने उठते हुए कुछ नहीं कहा। वह टाइगर के सामने आया और उसे गंभीरता से देखा। टाइगर, तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए अपने आदमी क्यों भेजे? टाइगर ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और रूबी के बारे में सब कुछ बता दिया। जब अर्जुन ने उसकी कहानी सुन ली, तो उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। रूबी, इस महिला को निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि कब हार मान लेनी चाहिए। अर्जुन चुपचाप खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। जबकि यह खामोशी हर किसी की छाती पर भारी पत्थर की तरह दबाव डाल रही थी। काफी देर बाद आखिरकार वह बोला, तुम जा सकते हो, लेकिन वही गलती दोहराने की हिम्मत मत करना। टाइगर एक पल के लिए तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। वह जल्दी से सदमे से उबर गया और झुककर एक बार से अपने दोनों हाथ जोड़ लिया। धन्यवाद, मिस्टर कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर ने अब जाकर कहीं राहत की गहरी सांस ली। उसके मन पर जो बोझ था, वह आखिरकार उतर गया। उसने भी सिर झुकाया और कहा, मिस्टर कपूर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जॉर्ज ने उसे कड़ी नजर से देखा और कबीर ने तुरंत टाइगर को खींचकर दूर कर दिया। जब वे चले गए, तो जॉर्ज ने पूछा, यंग मास्टर, आपने टाइगर को छोड़ने का फैसला क्यों किया? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो लड़ाई और हत्या की क्रूरता का आनंद लेता हो। टाइगर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए वह मरने का हकदार नहीं है। अब जब अनिका के पास अंगरक्षक की कमी है, तो टाइगर इसे संभाल सकता है और इसे खुद को छुड़ाने के अवसर के रूप में ले सकता है। जॉर्ज ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक लंबे विराम के बाद उसने फिर से बात की, जबकि उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। अर्जुन ने जॉर्ज की बातें सुनकर उस पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में अविश्वास की एक अवर्णनीय झलक उभरी और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं वास्तव में उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। इसी समय उसका फोन बज उठा। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से उसकी सास माया की गुस्से भरी आवाज गूंजी। अर्जुन, तुम कहाँ चले गए? अनिका तुम्हें देखना चाहती है, इसलिए अभी हॉस्पिटल वापस आओ। इतना कहकर उसने कॉल समाप्त कर दिए। उसका ठंडापन और ठंडा व्यवहार तुरंत हवा में गायब हो गया। अचानक अर्जुन उस आदमी के रूप में लौट आया, जिसे पिछले 2-3 सालों से लगातार अपमानित और अपमानित किया जा रहा था। वह एक औसत आदमी था। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, अर्जुन ने तुरंत कहा। जॉर्ज असहाय भाव से अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। जिस यंग मास्टर को उन्होंने कुछ सेकंड पहले पहचाना था, वह एक बार फिर गायब हो गया था। अर्जुन को हॉस्पिटल भेजने के बाद जॉर्ज को असहायता का भारी एहसास हुआ। जब उन्होंने अपने बेचैन यंग मास्टर को कार से उतरते देखा, उन्होंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया।
बड़े मालिक, मुझे लगता है कि यंग मास्टर को सब कुछ बताने का समय आ गया है। अर्जुन सीधे हॉस्पिटल की ओर भागा। जब उसने अनिका को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कमरे में कुछ अन्य लोग भी इकट्ठे हुए थे। उसकी माँ और ससुर, माया और मिस्टर शर्मा, अर्जुन को अप्रिय दृष्टि से देखते रहे। वे चाहते थे कि यह निकम्मा उनके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाए। टिना और उसके माता पिता भी कमरे में मौजूद थे, उनमें से हर कोई अर्जुन को एक अजीब नज़र से देख रहा था। जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जबकि वे एक दूसरे से धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। अनिका कैसी है? अर्जुन ने हॉस्पिटल के बिस्तर की ओर दौड़ते हुए पूछा। तभी एक थप्पड़ की तेज आवाज वहां गूंज उठी। माया ने गुस्से में अर्जुन के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी ठंडी निगाहें उस पर टिका दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से अपना चेहरा दिखाने की? देखो तुमने अनिका के साथ क्या किया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माया चिल्लाने लगी और अर्जुन पर मुंह के बरसाने लगी, तथा अपना सारा गुस्सा और शिकायतें उस पर निकालने लगी। अर्जुन ने बस इसे सहन किया। उसने न तो विरोध किया और न ही वह अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन को उदासीन नजर से देखा और धीरे से माया को दूर खींच लिया। वह अर्जुन की ओर मुड़े और फटकारते हुए बोले, अर्जुन, हम अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें और मेरी बेटी को तलाक ले लेना चाहिए। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो और जो चाहो करो, हमें परवाह नहीं है। अब और नहीं, तुमको अहाना को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। तुम दोनों बाप और बेटी को मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। मैंने तुमको यहाँ सिर्फ यही बताने के लिए बुलाया है और कुछ नहीं। अगर तुम इस पल अपना सिर हिला देते हो, तो मैं तुमको अहाना के मेडिकल बिल के लिए 500,000 दूंगा। आखिरकार, वह अभी भी आंशिक रूप से शर्मा परिवार का खून है। मिस्टर शर्मा के बोलते ही कमरे में शांति छा गई और वातावरण में तनाव बढ़ गया। हर कोई अर्जुन के फैसले का इंतजार कर रहा था। हालांकि, अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह कभी भी अनिका को तलाक नहीं देगा। इस समय, टिन ने व्यंग्यात्मक व्यंग्य के साथ कहा, जीजा जी, मुझे लगता है कि आपको ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने पिछले 3 सालों में मेरी चचेरी बहन को बहुत तकलीफ में डाला है, मुझे लगता है कि अब आपको उसे छोड़ देना चाहिए। मेरी चचेरी बहन के पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, इसलिए अगर आप उससे प्यार करते हैं, तो आपको उसे एक बेहतर भविष्य देना चाहिए। आप जैसा कोई व्यक्ति मेरी चचेरी बहन को कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। निकम्मे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वहां लकड़ी के टुकड़े की तरह चुपचाप खड़े रहो? तुम्हारे जैसे आदमी को शर्मिंदा होना चाहिए। जब उसे याद आया कि आज सुबह BMW स्टोर में क्या हुआ था, तो वह अर्जुन को और भी अधिक नीची नज़र से देखने लगी। टिना के पिता ने भी कहा, अर्जुन, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम इस तरह से नहीं चल सकते। तुम अपने साथ अनिका को भी घसीट कर ले जाओगे। तुम अनिका से तलाक क्यों नहीं ले लेते और मैं तुम्हें 100,000 रुपये दूंगा। बस इससे अहाना के मेडिकल बिल के लिए कुछ पैसे समझो। तुम क्या सोचते हो? टिना की मां ने जब अपने पति की बातें सुनी, तो उन्होंने तुरंत उसे कड़ी नजर से देखा। उसने उसे कोहनी से खींचा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम क्या बात कर रहे हो? हम 100,000 रुपये कैसे निकालेंगे? कोई भी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने से पहले क्या तुम अपने बारे में सोच सकते हो? उसने धीरे से कहा। फिर, उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, अर्जुन, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे चाचा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। जाहिर है, अर्जुन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। वह जानता था कि ये लोग कितने घिनौने हो सकते हैं। उसे अभी भी याद है कि जब वह अहाना के बीमार होने पर उनसे पैसे उधार लेने गया था तो इस महिला ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। कमरे में उपस्थित सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी अपनी राय दी, तथा स्पष्ट रूप से अर्जुन को नजरअंदाज किया। उनमें से प्रत्येक ने अपने अपमान में एक शब्द जोड़ा। वह इस परिवार में सबसे अधिक घृणित व्यक्ति था, और हर कोई सोचता था कि वह दंड का हकदार है। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा और कठोर शब्दों को सहता रहा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए अनिका को देख रहा था। अर्जुन ने आखिरकार अपना सिर ऊपर उठाने से पहले एक गहरी सांस ली। पिताजी, माँ, मैं अनिका को तलाक नहीं दूंगा।
मैं इस बात से सहमत नहीं होऊंगा और मुझे यकीन है कि अनिका भी इससे सहमत नहीं होगा। आप सहमत नहीं हैं? माया की प्रतिक्रिया एक ऊंची आवाज में चीख के रूप में सामने आई, जब उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उसे कोसते हुए बोली, मेरे सामने ऐसी बातें कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम और अनिका तलाक ले रहे हैं, और ये बात यहीं पर खत्म होती है। मैं उसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले जा रही हूँ। जैसे ही वह उठेगी। माया की आंखों में गर्मजोशी का कोई संकेत नहीं था, केवल भयंकर क्रोध था। उसने अर्जुन को पूरे 3 साल तक बर्दाश्त किया था। उसने 3 सालों तक उम्मीद को थामे रखा था। फिर भी, वह अभी भी वही निकम्मा और बेकार का आदमी था। वह कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं होगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पिता पुत्री की इस जोड़ी के साथ अनिका भी डूब जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अपनी बेटी की खुशी के लिए, माया को आज रात ही यह सब निपटाना होगा ताकि वह निश्चिंत होकर बूढ़ी हो सके। माया को अमन बहुत पसंद था। आखिरकार, वह एक अच्छा लड़का था। हालांकि, अनिका की भावनाएं वैसी नहीं थीं। भले ही अनिका ने अमन को मना कर दिया हो, लेकिन रोहन अभी भी था। उसका परिवार जेड के व्यवसाय में था, इसलिए न केवल वह बहुत अमीर था, बल्कि वह मुंबई में भी प्रमुख व्यक्तियों में से एक था। केवल इतना उत्कृष्ट व्यक्ति ही माया का दामाद बनने के योग्य था, और केवल इतना उत्कृष्ट व्यक्ति ही उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन प्रदान करने में सक्षम हो सकता था। अर्जुन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि माया इतनी नासमझ होगी और इस तरह से भड़केगी। माँ, अर्जुन हकलाया। एक बार फिर से थप्पड़ की तेज आवाज गूंज उठी। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के गाल पर मारते हुए जोर से चिल्लाई, मुझे माँ कहने की हिम्मत मत करना। मेरे पास तुम्हारे जैसा दामाद नहीं है। उसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? माया इतनी क्रोधित थी कि उनका खून क्रोध से खौल उठा। माया जी की चीख सुनकर ऐसा दर्द हुआ जैसे पूरे शरीर में कांटे चुभ गए हों। जब अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया तो वार्ड का माहौल भारी हो गया। तभी रोहन, जो बाहर गया था, वापस आया। उसने देखा कि अर्जुन सहित सभी लोग वहां मौजूद थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रोहन ने गुस्से से अर्जुन को उसके कॉलर से पकड़ लिया। क्या तुमने अनिका के साथ बहुत कुछ नहीं किया? अब तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन यहाँ अर्जुन जैसे बेकार व्यक्ति को नहीं देखना चाहता था। यदि वह दिखावा न करना चाहता तो क्या अनिका उस स्थिति में होती जिसमें वह अब है? अर्जुन रोहन की पकड़ से छूट गया और उसे घूरते हुए बोला, उसकी आंखें काली हो गई थीं। रोहन, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अनिका मेरी पत्नी है, तुम यहाँ से चले जाओ। जब अर्जुन अपने ससुराल वालों के सामने आए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि, रोहन के सामने वह कभी भी कमजोर नहीं पड़ सका। चुप रहो। इस पर मिस्टर शर्मा बोल पड़ा। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अर्जुन पर चिल्लाया, तुम्हें ही बाहर निकलना चाहिए। टिन चुपचाप देखती रही, जब वह अपने फोन पर टैप कर रही थी, और ग्रुप चैट में अपने दोस्तों के साथ हो रही घटनाओं की रिपोर्ट कर रही थी। उसके होठों के कोने व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसने चुपके से कुछ तस्वीरें भी लीं और उन्हें ग्रुप में भेज दिया। कुछ देर के लिए बातचीत व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से भर गई। ऐसे कमजोर लोगों के साथ रहना दमघोंटू था। रोहन ने अपने सूट का कॉलर खींचा, उसका चेहरा उपहास और आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था। उसने कहा, अर्जुन कपूर, मैं तुमसे घृणा करता हूं। अगर तुम अभी भी एक सच्चे आदमी हो, तो आज ही इसे खत्म करने का समय आ गया है। जब तक तुम अनिका से तलाक नहीं ले लेते, मैं अहाना के इलाज के लिए जरूरी खर्चों का ध्यान रखूंगा, जिसमें बाद के इलाजों के लिए जरूरी खर्च भी शामिल है। रोहन अहंकारी और विद्रोही था। अर्जुन के सामने खड़े होकर, उसमें अहंकार दिखाने का आत्मविश्वास था। अर्जुन की भौहें कसकर बंद हो गईं और उसका दिल ठंडा पड़ गया। रोहन खन्ना सचमुच बहुत आगे निकल गया था। तभी हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी अनिका को होश आया। सभी लोग चिंतित होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हालांकि, अर्जुन को भीड़ से बाहर रखा गया था। हर बार जब वह करीब आने की कोशिश करता, तो माया उसे गुस्से से घूरती। अनिका, तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर कहीं और भी तुम्हें असहज महसूस हो तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। माया ने चिंता से अनिका का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर उसकी चिंता साफ झलक रही थी। अनिका, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाऊंगा। रोहन असाधारण रूप से चिंतित लग रहा था। एक तरफ खड़ी टीना ने अपने चेहरे पर चिंता का भाव दिखाया। चचेरी बहन, क्या तुम ठीक हो?
अनिका धीरे से उठाए और बेड पर टिक कर बैठ गई। वह हताश और बहुत कमजोर लग रही थी। उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया था। अर्जुन कहाँ है? ये पहला सवाल था जो अनिका के मुंह से निकला। तुम अभी भी उस हारे हुए व्यक्ति के बारे में क्यों बात कर रही हो? माया ने नाराज होकर कोसते हुए कहा। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी कितनी मूर्ख थी, जो उठते ही अर्जुन के बारे में पूछ रही थी। ये बहुत क्रोधित करने वाला था। अनिका के गाल दर्द से धड़कने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया जब वह बोली, वह कहाँ है? इस समय माया और कुछ नहीं कह सकी। अर्जुन आगे आया और माया की गहन निगाहों के सामने हॉस्पिटल के बिस्तर के पास खड़ा हो गया। माँ, आप लोग पहले बाहर जाएं। मुझे अर्जुन से कुछ कहना है, अनिका ने कमजोरी से कहा। माया सहमत नहीं होना चाहती थी, लेकिन अनिका के चेहरे के भाव को देखकर, उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह केवल नर्म पड़ सकती थी। जाने से पहले, उसने अर्जुन को एक भयंकर नजर से देखा और चेतावनी भरे लहजे में कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अनिका से इस बारे में बात करो। वरना, मुझे, तुम्हारी सास को, तुम्हारे साथ शिष्टाचार न रखने के लिए दोष मत दो। इसके साथ ही सभी वहां से चले गए। वार्ड में केवल अर्जुन और अनिका ही बचे थे। अर्जुन घबराया हुआ बेड के किनारे पर बैठ गया। वह झिझक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे शुरू करे। अनिका ने खिड़की से बाहर रात में झांका। कुछ देर बाद वह कमजोर स्वर में बोली, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। तुम जानते हो कि मेरे माता पिता कैसे गुस्सैल स्वभाव के हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें दोष नहीं दोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, अनिका, ऐसा मत कहो। वे मेरे माता पिता भी हैं। बेशक, मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। अनिका की आंखों के कोनों से चमकते आंसू गिर रहे थे। वह चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। आज रात जो कुछ भी हुआ वह अनिका के लिए अविस्मरणीय था। अर्जुन बदल गया था। वह ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे वह नहीं समझ सकती थी। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। और वह हैरान अर्जुन को देखने लगी। उसने कहा, अर्जुन, चलो तलाक ले लेते हैं।